उन्होंने आजादी के बाद पहला चुनाव कराकर एक बिखरे हुए देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की नींव रखी। उस दौर के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक नेहरू जब फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेजों के भी पसीने छूट जाते थे। कई ऐतिहासिक रिपोर्टों के अनुसार नेहरू की मृत्यु पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी सम्मान पूर्वक अपना झंडा झुका दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में नेहरू का राजनीतिक करियर डूबने की कगार पर पहुंच चुका था। और नेहरू का वो कौन सा फैसला था जिसने चीन को इतनी ताकत दे दी कि आज वो पूरी दुनिया को धमका रहा है। कैसे बीते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के आखिरी दिन, कैसे किया गया था उनका अंतिम संस्कार। आज उठाएंगे पंडित नेहरू से जुड़े इन अनसुने किस्सों से पर्दा। आजादी के बाद जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चीन के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर काफी काम किया। उन्होंने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। साल 1959 में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके को लेकर विवाद चल रहा था और चीनी सैनिक धीरे धीरे करके भारत की सरहद में घुसते जा रहे थे, लेकिन नेहरू इस समस्या को बातचीत से सुलझाना चाहते थे। इसलिए 1960 में उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री चौ एनलाई को भारत आने का न्योता दिया, लेकिन विपक्ष में भारतीय जनसंघ के नेता इस समझौते के खिलाफ रहे और प्रधानमंत्री के भारत पहुंचने के 2 दिन पहले कई जनसंघ के कार्यकर्ता तख्तियां हिलाते हुए नेहरू के निवास स्थान पर पहुंच गए। इन तख्तियों पर लिखा हुआ था, चीनियों भारत की भूमि छोड़ो और चीन साम्राज्य मुर्दाबाद। लेकिन नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की। नेहरू की ये नीति कांग्रेस के नेताओं तक को रास नहीं आ रही थी। एक बार जब नेहरू ने अक्साई चीन के नियंत्रण में चले जाने पर यह कहकर बचाव किया कि वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, तो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतार और अपने गंजे सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ भी कुछ नहीं उगता, क्या इसे भी किसी को दे दिया जाना चाहिए। करीब 2 साल बाद 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। 1 महीने तक युद्ध चलने के बाद चीन ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया और कहा कि वो पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अक्साई चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। नेहरू और उनके सलाहकारों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चीन धोखा देगा और युद्ध के बीच ही रक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। तभी नेहरू ने कहा कि वो खुद रक्षा मंत्रालय संभालेंगे और युद्ध में चीन के सामने हार के लिए नेहरू को जिम्मेदार माना जाने लगा। कुछ विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कहा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता सबसे पहले भारत को ऑफर की गई थी, लेकिन नेहरू ने ये सीट चीन को पहले देने की बात की और चीन सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। और वही चीन आज भी भारत को परमानेंट मेंबर बनने के खिलाफ बोलता है, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इतिहास के पन्नों में कैद इन इल्जामों के सदमे से नेहरू कभी उभर नहीं पाए, जिसका असर उनकी तबीयत और बौद्धिक कुशलता पर भी पड़ा। 1964 में कांग्रेस की सालाना बैठक के दौरान वो अचानक चक्कर खाकर स्टेज पर गिर गए। दरअसल उनके शरीर के बाएं हिस्से में पैरालिसिस हो गया था और 27 मई 1964 की सुबह नेहरू ने आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा में उनकी पार्थिव शरीर को एक खुली तोप गाड़ी पर रखा गया। उस पर तिरंगा लिपटा हुआ था और उसके चारों तरफ सेना के जवान सफेद पोशाकों में कदम ताल कर रहे थे। पार्थिव शरीर के आगे तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्र सरकार के मंत्री और पीछे भारत की आम जनता का सैलाब, जिन्हें मैनेज करने के लिए 8000 पुलिस ऑफिसर और 6000 आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया गया। एक हेलीकॉप्टर ने उनकी अंतिम यात्रा के ऊपर से पुष्प वर्षा की और 17 साल के संजय गांधी ने पंडित नेहरू की चिता को आग दी। 13 दिनों बाद नेहरू जी की अस्थियां एक विशेष ट्रेन से संगम में प्रवाहित करने के लिए इलाहाबाद ले जाई गई, पर वो ट्रेन हर स्टेशन पर रुकी जहां हजारों लोग नेहरू को अंतिम विदाई देने आए थे। उनकी अस्थियों का एक हिस्सा इलाहाबाद में गंगा नदी में बहाया गया और बाकी अस्थियों को खुद इंदिरा गांधी ने एक छोटे से विमान में बैठकर श्रीनगर की धरती पर गिरा दिया, जहां नेहरू के पूर्वजों का जन्म हुआ था।